देखिए आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जीएस। तो ये आपकी आज जीएस की थर्ड क्लास होने वाली है। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं उनको बता दें भाई, यहाँ पर आरआरबी पैरामेडिकल का जो अभी नोटिफिकेशन आउट होने जा रहा है उसकी प्रिपरेशन हम लोग शानदार तरीके से कर रहे हैं, जिसमें आपकी फ्री क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, वो भी सब्जेक्ट वाइज। मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीएस, ये सारी क्लासेस जो है वो चल रही हैं फ्री में। ठीक है, सबकी प्लेलिस्ट भी आपकी यहाँ पर बन चुकी है, जिसमें है जीएस की जो है वो थर्ड क्लास हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज के सेशन में, जहां पर पीवाईक्यू क्वेश्चंस के साथ साथ में डिटेल में हम लोग यहाँ पर थ्योरी देख रहे हैं। ठीक है, तो जिन भी लोगों को ये बात नहीं पता है उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो और बताओ, अगर आप आरआरबी पैरामेडिकल के लिए इस बार जाना चाहते हो किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका लैब टेक्नीशियन हो, चाहे वो आपका आईसीजी टेक्नीशियन हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे नर्सिंग ऑफिसर का हो, किसी भी पैरामेडिकल एग्जाम में अगर आप बैठने वाले हो आरआरबी के, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि हम यहाँ पर हर एक टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। चाहे वो आपका नर्सिंग का पूछा गया क्वेश्चन हो, ठीक है, चाहे वो आपका फार्मासिस्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन हो, ठीक है, इसके अलावा अगर बात करो, ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपका लैब सुपरिटेंडेंट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आरआरबी के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो। तो ये वीडियो सभी के साथ में शेयर करो जो पैरामेडिकल के किसी भी एग्जाम में बैठने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल भाई पटेल, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मसाला पर। सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी फ्री में क्लासेस और कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। और ये आपका जो चैनल है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक्निकल के लिए बना है, और वो भी पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, और पहला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है। ठीक है, क्लास में बने रहिएगा, आपके लिए यहाँ पर एक शानदार अनाउंसमेंट भी होने वाला है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, भारत सरकार द्वारा बाघों की जनसंख्या के संरक्षण के उद्देश्य से प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो बोला गया किस कब शुरुआत करी गई। यानी कि हमें जो पर्यावरण से रिलेटेड जो भी कार्यक्रम चलाए गए हैं उनका सन भी पता होना चाहिए। पीवाईक्यू क्वेश्चन से सिर्फ हम आंसर नहीं समझते हैं, हम ये भी समझते हैं कि वो एग्जामिनर किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर की बात करते हैं 1980, 1990, 1973 या 1972। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो 1973 होगा, 1973। इसके अलावा अगर वो 1973 पूछ सकता है तो भाई ये सारी बातें भी वो पूछ सकता है। तो इसके इर्द गिर्द जो भी मटेरियल है वो सब कुछ यहाँ पर आप लपेट लो, और इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम पर डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेना, एक दिन के टाइम आप दीजिएगा, उसके बाद पीडीएफ आपको बारी बारी से सारे के सारे मिलते चले जाएंगे क्लास वाइज। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं तो ये 1 अप्रैल 1973 को जो है वो लागू हुआ। 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से ये स्टार्ट करा गया था। जिम कॉर्बेट कहां पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है, बाघों की आबादी के संरक्षण के लिए उत्तराखंड जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में इसकी शुरुआत करी गई थी। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है, जिसको पहले हेली नेशनल पार्क बोला जाता था, वही आपका ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसको अब रामगंगा नेशनल पार्क बोला जाता है, और इसी नेशनल पार्क से रामगंगा नदी निकलती है। ठीक है, रामगंगा, अब इसका नाम रामगंगा हो गया है, और रामगंगा नदी जो है वह यहां से ही निकलती है, इस वजह से इसका नाम भी बदला गया है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड के जिम नेशनल पार्क से ये स्टार्ट करा गया था 1 अप्रैल 1973 को। आगे बात होती है घड़ियाल एवं मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। इसके 2 साल के बाद में ही 1975 में, इसके 2 साल के बाद ही 1975 में घड़ियाल से रिलेटेड जो है वो एक परियोजना स्टार्ट करी गई, जिसमें देश में घड़ियाल मगरमच्छ और खारे पानी के मगरमच्छ को लुप्तप्राय प्राणियों को बचाने के लिए इसकी शुरुआत करी गई थी। ठीक है, तो ये डेट हम याद रखेंगे 1975, अगले ही 2 सालों के बाद में ये परियोजना स्टार्ट करी गई। इसका मतलब है कि इस परियोजना से काफी जो है चीजें जैसा सोचा गया था वैसा ही देखने को मिला, और इसी वजह से जैसे टाइगर को यहाँ पर संरक्षण देने का काम करा गया, वैसे ही यहाँ पर घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए योजना चलाई गई। उसके अलावा भारतीय गैंडा संरक्षण, तो गैंडा के लिए 1987, ये जितने भी इंपॉर्टेंट है वो हमने लिखे हैं, और इतना तो बिल्कुल 110% आपको याद ही होना चाहिए। असम, असम और अन्य क्षेत्रों में एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण के लिए और अवैध शिकार को रोकने के लिए शुरुआत करी गई। तो कल को जो पूछेगा कि एक सींग वाले गैंडा, एक सींग वाला गैंडा, तो ध्यान रखना ये असम में है और इस काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। ठीक है, 1987 में, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, 1975 में ये आपका घड़ियाल मगरमच्छ वाला, और 1987 में ये गैंडा वाला। उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, सीक्वेंस से हमने सारे डेटा को सेट किया है। प्रोजेक्ट हाथी जो है वो यहाँ पर 1992 में स्टार्ट करा गया, जंगली हाथियों और उनके आवास कॉरिडोर्स के संरक्षण के लिए स्टार्ट किया गया था। ठीक है, उसके अलावा हिम तेंदुआ परियोजना, हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड 2009, स्नो लेपर्ड जो है वो 2009, ये लेटेस्ट है, पूछी जा सकती है। ये हिम तेंदुओं के लिए है, यानी स्नो लेपर्ड के लिए है, और इनके संरक्षण के लिए स्टार्ट किया गया था।
ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। 1973 में आपका जो है सबसे पहले टाइगर को रिलेटेड हो गया 1973 में, फिर उसके बाद में आपका घड़ियाल से रिलेटेड 1975 में, 1985 1987 में जो है ये आपका एक सिंग वाले गैंडे, ठीक है, गैंडे के लिए। एंड उसके बाद में 1992 में जो है वो हाथी हो गया, 2009 में जो है वो स्नो लेपर्ड के लिए। ठीक है, इतना याद रखेंगे। और उसके बाद आगे चलते हैं, जो धमाकेदार जिसकी बात अनाउंसमेंट की हो रही थी वो आपके लिए ये है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हो, आपका नॉन टेक्निकल सेक्शन वीक है, अभी आपने देखा एमसीआरई का रिजल्ट आउट कर दिया गया है, और उसमें बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए कि भाई कोई बोल रहा है कि थोड़े और नंबर हो जाते तो हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाता, बस थोड़े नंबर से कम रह गया, बस थोड़े नंबर। बस ये थोड़ा जो फैसला है वो टेक्निकल से नहीं पूरा हो पाएगा, वो आपको नॉन टेक्निकल की तरफ शिफ्ट ही होना पड़ेगा। और अभी जो ये तैयारी चल रही है आरआरबी के लिए वो उतनी इनफ नहीं है, ये तो अभी हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं, और जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको पता होना चाहिए बहुत जल्दी ही एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो जिसको पूरा डिटेल में डीप में सब कुछ पढ़ना है, कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ना है, ठीक है, वो फटाफट से हमारे इस नॉन टेक्निकल बैच में जुड़ जाइएगा, जो सभी पैरामेडिकल्स के लिए है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज स्पेशल क्लासेस आपको मिलेंगी। और ये एकमात्र ऐसा बैच है जो कि भाई पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशल बनाया गया है, जिसमें हम यहाँ कंप्लीट आपको जीएस जीके की क्लासेस देंगे, जिसमें पॉलिटी भी होगा, हिस्ट्री भी होगा, हिस्ट्री में मिडेवल हिस्ट्री होगा, एशियन हिस्ट्री होगा, मॉडर्न हिस्ट्री होगा, उसके बाद में आपका ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा। जीएस में ही इतना चीजें आपको मिल रही है, स्टैटिक जीके होगा, करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको इसमें मिलेगी। कंप्यूटर का कंप्लीट, कंप्यूटर किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, इस कंप्यूटर से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद मैथ कंप्लीट क्लासेस, ये सब कुछ आपको इसकी वीडियो क्लासेस मिलेंगी। उसके बाद रीजनिंग की कंप्लीट क्लासेस, ठीक है। अगर आप इस बैच में जाते हो तो कोई से भी पैरामेडिकल एग्जाम्स में बैठ जाना, अगर उसका कंटेंट इससे बाहर निकल जाए तो आकर हमसे मिल लेना, ठीक है। तो ये कंप्लीट बैच आपका होने वाला है, और अभी इंडिपेंडेंस डे सेल पर ये आपको सिर्फ जो है 699 रुपीज में कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है, सारे सब्जेक्ट भाई इसी प्राइस पर, सारे के सारे सब्जेक्ट। और ये चीज ध्यान रखना, बिल्कुल माइंड में रखना, जैसे ही आरआरबी का नोटिफिकेशन आएगा भाई डेफिनेटली इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं, हर एक सब्जेक्ट का इतना प्राइस हो जाएगा। और अभी आपके लिए बेस्ट टाइम है, आप फटाफट से इसमें एनरोल हो जाइए। उसके बाद में आप फोन करके बोलोगे कि सर जो है पहले ऑफर चला था, तो जो पहले आ रहा है वो पहले पा भी रहा है, ठीक है। तो इस बात पर आप जरूर ध्यान करिएगा। करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पे जाइए, एजुकेशन मसाला हमारा एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है तो आपको यहाँ पर ये नंबर प्रोवाइड किया गया है, इस पर आप कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना, सारी जानकारी ले लो, ठीक है। और फटाफट से अभी अभी प्रॉपर टाइम, नोटिफिकेशन से आने से पहले ही प्रॉपर आपके पास में टाइम होता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। अभी नहीं, नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद में हम तैयारी स्टार्ट करेंगे तो वो काफी लेट हो जाता है, ठीक है। बेस्ट टाइम है, ऑफर भी है, और ऐसा ही ऑफर ये दोबारा कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये पहली बार ऐसा आरआरबी के लिए हम ये बैच ला रहे हैं। दैट्स वाई जो है सारे सब्जेक्ट हमने एक ही प्राइस पर डाल दिए हैं, और जैसे नोटिफिकेशन आएगा हर एक सब्जेक्ट का ये प्राइस हो जाएगा, याद रखना इस बात को। उसके लिए फिर बाद में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए, इसके अलावा जो लैब टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बेस्ट चीज है, यहाँ पर इंडिपेंडेंस से सेल जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो गई है। 4,1499 रुपीज में आपका कंप्लीट लैब टेक्नीशियन का जो सिलेक्शन बैच है मनीष सर का, वो कंप्लीट आपको बैच मिल जाएगा। ये वही वाला बैच है जिसमें आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और टेस्ट सीरीज और 5000 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो इसी बैच में आपको प्रोवाइड करी जा रही है 15 महीने की वैलिडिटी के साथ में। और ये जो हमारा नॉन टेक्निकल वाला बैच है ये भी आपको 15 महीने की वैलिडिटी के साथ में ही प्रोवाइड करा जाएगा। किसी भी टाइम ज्वाइन करो, उसी डेट से 15 महीने की वैलिडिटी के साथ में आप जा सकते हो, ठीक है। ये नंबर है एजुकेशन मसाला एप्लीकेशन पर। आप इस बैच में अगर जुड़ते हो तो इसमें तो आपको नॉन टेक्निकल हमारा वही वाला बैच फ्री में मिल जाएगा। अगर सिर्फ आपको नॉन टेक्निकल पढ़ना है तो फिर उसके लिए आपका अलग से बैच है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला दे रखा है केंद्रीय बजट 2025। बहुत ही ध्यान से देखना, हमें सिर्फ सोल्यूशन नहीं देखना है, हमें क्वेश्चन का टाइप पकड़ना है कि भाई इस टाइप से हमें तैयारी करनी है, इस टाइप से हमें कंटेंट पढ़ना है। बोल रहा है केंद्रीय बजट 2025 में घोषित किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड जिसको क्या बोला जाता है, केसीसी बोला जाता है, ठीक है, के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत क्रेडिट सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। सबसे पहले आप ये समझो, केसीसी जो कार्ड होता है वो किसानों के लिए, सिर्फ किसानों के लिए बना है, और इस कार्ड से जो है उनको कम रेट पर लोन मिलता है, ठीक है। तो केसीसी कार्ड का मतलब समझ गए, ये किसानों के लिए मिला है, किसानों के लिए बनाया गया है, और उनको कम रेट पर, कम ब्याज दर पर लोन प्रोवाइड करा जाता है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो उसके अंदर का उसने क्वेश्चन पूछा है कि संशोधित ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत क्रेडिट सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। क्रेडिट सीमा यहाँ पर पूछ रहे हैं। अब आप समझ लो, चाहे वो कोई सी भी योजना हो,
ठीक है, कोई सी भी योजना हो उसमें अगर किसी योजना में पैसे दिए जा रहे हैं तो आप ये ध्यान रखना कि इसमें कितने पैसे दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये योजना कितने वर्ष वाले स्टूडेंट के लिए है या कितने वर्ष वाले वृद्ध लोगों के लिए है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सिर्फ योजना का अगर क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है तो ऐसा नहीं कि योजना का साल पढ़ लिया और छोड़ दिया, स्किप नहीं करना है, उसको डीप में पढ़ना है। योजना किन लोगों के लिए है, उसके साथ साथ में इस योजना में क्या मिल रहा है, पैसे अगर मिल रहे हैं तो वो कितने, करंट टाइम में कितने। तो यहाँ पर वही पैसे की ही बात हो रही है। और ये देखो फार्मासिस्ट इंटीग्रेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है और आरआरबी के ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख। ठीक है, 5 लाख। चलिए केसीसी के बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इसको बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड संशोधित क्रेडिट सीमा पहले 3 लाख थी, अब जो है वो 5 लाख कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 5 लाख। ठीक है, योजना का नाम संशोधित ब्याज अनुदान योजना। ठीक है, तो इसमें ये संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत इसमें क्रेडिट सीमा को बढ़ाया गया है। अब ये लोन जो है वो किस वजह से दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है? किसानों को खेती, पशुपालन और मछली पालन, मतलब किसान जो है जो भी अपना व्यापार कर रहे हैं, चाहे वो खेती वाला कर रहे हो, चाहे वो अपना पशुपालन मछली वगैरह कर रहे हो, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर ऋण यानी लोन प्रोवाइड करना। ठीक है, लोन प्रोवाइड करने की बात है। अब ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये इसमें आपका इंपॉर्टेंट है। अब ये कल को पूछ सकता है कि इसमें बताइए प्रभावी दर क्या है, रेट आपसे पूछ सकता है। तो समय पर भुगतान करने के लिए देखो यहाँ पर एक टाइम पीरियड दे रखा होता है। अगर इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप पेमेंट कर देते हो तो ये जो रेट है वो 4% है, मतलब लोन आपको 4% के रेट पर मिल जाता है। वैसे तो 7% का रेट होता है, 7% का ब्याज दर होता है, लेकिन गिवन टाइम पर अगर आप दे देते हो तो 4% का ही रेट होगा, यानी बोल सकते हो 3% की आपको यहाँ पर छूट मिल जाएगी अगर विद इन टाइम आप पैसे वापस करते हो, लोन चुकाते हो। तो सीधी सी बात क्लियर हो गई। 7% नॉर्मल होता है, टाइम से अगर चुका देते हो तो 4% आप पर इंटरेस्ट लिया जाएगा और 5 लाख तक का लोन आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, वो भी किसानों के लिए। ध्यान रखना इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद आईसीएचआर की पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, ठीक है, के संपादक कौन है? अब आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर पुस्तक भी दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर ये देखो पुस्तक दे रखी है, उसके अलावा परिषद भी यहाँ पर दे रखा है कि ये किसने जो है, किस परिषद की ये पुस्तक है, ये भी यहाँ पर दे रखा है। आपसे क्या पूछ रहा है? संपादक पूछ रहा है। यानी जो लेटेस्ट बुक है वो भी आपके एग्जाम्स में पूछी जाएंगी, लेटेस्ट बुक जो है वो आपके एग्जाम्स में पूछी जाएंगी, तो ये ध्यान रखना। अमिताभ घोष है, रामचंद्र गुहा, रघुरेंद्र तंवर, शशि थरूर। तो ज्यादातर में सभी में शशि थरूर मत लगाना, यहाँ पर रघुरेंद्र तंवर है। ठीक है, तनवार। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक का जो है विमोचन किसने किया? तो ये अमित शाह ने करा। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको जो है इसका इनॉग्रेशन करा। आगे हम लोग बात करते हैं भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद आईसीएचआर, जिसके बारे में आपने अभी क्वेश्चन में देखा, उसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा। तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। ज्यादातर हेडक्वार्टर्स में अगर कुछ नहीं पता है तो आप नई दिल्ली लगाना, अगर आप तुक्का मार रहे हो तो। ठीक है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स हैं वो ज्यादातर बॉम्बे में ही दे रखे हैं, सॉरी नई दिल्ली में ही दे रखे हैं, तो नई दिल्ली आपको ही टिक करना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद आईसीएचआर जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपका आता है एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी शिक्षा मंत्रालय से आता है, शिक्षा मंत्रालय से आता है। यह पुस्तक मुख्य रूप से किस संस्था के सहयोग से प्रकाशित की गई है? तो ये जो है वो एनबीटी और आईसीएचआर संस्था से प्रकाशित करी गई, जैसा कि क्वेश्चन में ही गिवन था, आईसीएचआर भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद। ठीक है, एंड उसके बाद में यही चीज यहां पर नीचे भी लिखी हुई है। तो ये लेटेस्ट का क्वेश्चन है, जो कि हम यहाँ पर सिर्फ आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लेटेस्ट में बुक वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो आप काफी बाद में देख रहे हो तो ये सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन हमें यहाँ से एक आइडिया मिल गया है। ठीक है, हमें यहाँ से एक आइडिया मिल गया है कि हमें किस पर फोकस करना होगा। करंट टाइम में जो भी बुक्स होंगी, करंट टाइम में जो भी बुक्स होंगी उस पर हमें फोकस करना है, और करंट टाइम की जो स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, और इनको हमें डीप में पढ़ना है। योजनाओं को डीप में पढ़ना है, उस योजना में कितने पैसे मिल रहे हैं, क्या रेट चल रहा है, अगर ब्याज वाली कोई भी योजना है। ठीक है, और ये किन लोगों के लिए है? स्टूडेंट के लिए है, 18 वर्ष से कम वाले के लिए, 18 वर्ष से ज्यादा वालों के लिए, या फिर जो है वृद्ध लोगों के लिए। तो हमें ये चीज हमें बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। ठीक है, करंट के ये 2 चीजें हो गई। अब ये सब कुछ आपको यहाँ पर पका पकाया दे रहे हैं, तो इसको आप नोट भी करते रहना कि हाँ भाई इस पर हमें ज्यादा फोकस करने हैं। हालांकि जैसे जैसे आपका एग्जाम की डेट बढ़ती रहेगी वैसे वैसे हमारी मैराथन्स आएंगी, उन मैराथन्स में जो है वो सब कुछ एनालिसिस आप लोगों के लिए हो रहा है, उसी पर बेस्ड कंटेंट आपको प्रोवाइड करा जाएगा।
और उसी के दम पर ही हम यहाँ पर बोलते हैं कि इतने क्वेश्चन फंसा दिए, उतने क्वेश्चन फंसा दिए, जैसा एमसीआरई 5 में आपने देखा होगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए पूरे जोश के साथ में आपको अभी से लगे रहना है और यकीन मानिए लास्ट तक आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप अभी से लगे रहते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है और इसका कोई एक प्राथमिक कार्य जो है वो आपको यहाँ पर बताना है। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को देखिए, सारे के सारे जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं वो एग्जाम, सारे के सारे जो क्वेश्चंस पूछे गए वो एग्जाम्स में पूछे हुए हैं और यहाँ पर आप देखिए किस एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। ठीक है, अनुच्छेद 320 मतदाता सूची तैयार करना। अनुच्छेद 326 भारत में स्थानीय सरकार के चुनावों की देखरेख करना। अनुच्छेद 330 केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना। तो यहाँ पर दे रखा है भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग, तो ये आपका सबसे पहले भारतीय निर्वाचन आयोग ये भाग 15 में दे रखा है। किसमें है? भाग 15। निर्वाचन आयोग किस भाग में है? पार्ट 15 में दे रखा है, पार्ट 15 में दे रखा है। दूसरी चीज अनुच्छेद 324 में दे रखा है। किसमें? अनुच्छेद 324 में। और इसका काम क्या है? भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। और ये जो निर्वाचन आयोग है, भारत निर्वाचन आयोग, एक आपका राज्य निर्वाचन आयोग भी होता है, वो स्टेट के इलेक्शंस को करवाता है। और ये जो भारत वाला है ये राष्ट्रपति के इलेक्शन करवाता है, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन करवाता है। ठीक है, और ये विधानसभा के जो इलेक्शंस हैं स्टेट में वो वाले करवाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनका जो इलेक्शन कराने का जो पूरा मैनेजमेंट है वो किसके हाथ में होता है? ये भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत होता है। वोट चोरी का मामला बहुत ही हॉट टॉपिक रहा है और अभी लेटेस्ट में ही, तो ये बात तो आपको पता ही होगी कि प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष कौन है। भारत निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? बार बार न्यूज में बार बार जो है अपोजिशन के द्वारा इनका जो नाम है वो लिया जाता है, तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए बहुत बहुत अच्छी तरीके से। तो इसके जो अध्यक्ष हैं, इस आयोग के जो अध्यक्ष हैं उसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर आप अभी से हमारे साथ अगर सिर्फ इतने जितनी क्लासेस हो रही है उतने पर ही आप फोकस रहते हो और जो पीडीएफ दी जा रही है आपको और जो कल क्लास दी जा रही है अगर आप इसको बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लेते हो पूरा सिर्फ इतना ही कंटेंट, फिर भी आपकी बहुत शानदार तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता है कि यहाँ पर पैरामेडिकल के लिए फ्री में क्लासेस चल रही हैं, आरआरबी पैरामेडिकल के लिए, तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करो, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करिएगा, अपने कॉलेज वाले दोस्त के साथ में शेयर करो। ठीक है, या लाइब्रेरी में आप बैठ के पढ़ते हो तो वहां सबके साथ में इसको शेयर करो। ठीक है, रिकमेंड करो, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, आप यकीन मानिए। ठीक है, और ये क्लासेस जो है वो डेली चलती रहेंगी। हालांकि अभी एक दो दिन क्लास नहीं हो पाई तो उसमें जो है काफी बच्चों, कितने ज्यादा बच्चों के डायरेक्ट कॉल आ रहे हैं कि सर जो है क्लास कंटिन्यू करवाइए, सर क्लास कंटिन्यू करवाइए। अगर आप लोग अच्छा उस पर रिस्पॉन्स करते हो तो वो क्लास ऑटोमेटिक होगी, उसके लिए आप क्यों परेशान हो? ठीक है, सीधा आपको वीडियो लाइक करना है और इसमें जो है जो भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उसका आपको सिंपली कमेंट करना है। अगर आप क्लास रेगुलर होना चाहते हो तो उस पर रिस्पांस भी होना चाहिए, आप लोगों पर ही डिपेंड करता है। क्लास पर अगर अच्छा रिस्पांस है तो आगे की क्लासेस ऑटोमेटिक ही कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, तो जो भी आपका आगे का शेड्यूल रहता है वो रिस्पांस के हिसाब से ही सिलेक्ट होता है, तो इस चीज को आप समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो आयोग हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये जो है वो आपका आर्टिकल 324 में दे रखा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 324 में दे रखा है। आगे जो है वो संघ लोक सेवा आयोग, ये आपका यूपीएससी है, ये जो है सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराने की बॉडी है। ठीक है, इसका जो आर्टिकल है वो 315 से 323 दे रखा है, 315 से 323, यानी ये जहां पर खत्म होता है उसके जस्ट बाद में ये आपका यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल आ जाता है 324 वाला। आगे जो है वो स्टेट पब्लिक कमीशन एसपीएससी। ठीक है, ये आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन था और ये आपका स्टेट वाला है। तो ये 315 से 323, मतलब 315 से 23 में आपका यूनियन यूपीएससी भी है और इसमें स्टेट वाला भी है। ठीक है, तो इन दोनों को अलग से याद करने की कोई नीड नहीं है, सीधा 315 से 323 याद रखेंगे। आगे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, वित्त आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वित्त आयोग इतनी बार पूछा गया है। आर्टिकल नंबर 280, आर्टिकल 280 वित्त आयोग, बिल्कुल ध्यान रखना। उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ एससी। ठीक है, तो एससी के लिए जो आयोग बना है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये आपका आर्टिकल 338 में दे रखा है। आर्टिकल 338 में जो है वो जाति अनुसूचित जाति आयोग दे रखा है, एससी वाला। ठीक है, एससी आयोग। और ये आपका हो गया एसटी आयोग। ठीक है, तो एसटी आयोग जो है वो सेम इसी में बस ए लगा देना है आपको,
यानी 338 में एससी है और 338 ए में जो है एसटी है। ठीक है, एससी आयोग 338, एसटी आयोग 338 ए। अब आपका बचता है ओबीसी आयोग। ओबीसी आयोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, ओबीसी। तो ये ओबीसी 338 बी। मतलब एक चीज आप ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले एससी तो वो किस में है, 338 में, एसटी 338 ए में, ओबीसी 338 बी में। क्लियर हो गया? तीनों चीजें बिल्कुल साथ में ही आपको याद भी करना है। ऐसा नहीं सिर्फ हमने क्लास कर ली, क्लास करने से कुछ नहीं होगा, साथ में आपको थोड़ा उस पर दिमाग जोर भी डालना है, याद भी करते हुए साथ में ही चलना है, अलग से थोड़ी याद करना है। अब उसके बाद में कैग का पूछा जाता है। कैग भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कैग। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, जिसको कैग बोला जाता है, शॉर्ट में इसको कैग बोला जाता है। तो ये आपका आर्टिकल 148, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 338 में एससी आयोग, 338 ए में एसटी आयोग, 338 बी में ओबीसी आयोग। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। 280 में आपका वित्त आयोग हो गया, 148 में जो है वो कैग हो गया। तो साथ ही साथ आपको रिवाइज भी करना है चीजों को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, उपभोग व्यय दृष्टिकोण का उपयोग करके भारत में गरीबी रेखा को परिभाषित करने में किस समिति की सिफारिश लंबे समय से प्रभावशाली रही है। देखो, उपभोग व्यय दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, यह भी आपको देखना है कि उपभोग व्यय, ठीक है, तो यहां पर उपभोग व्यय का उपयोग करते हुए भारत में गरीबी रेखा को किसने परिभाषित करा। गरीबी रेखा को परिभाषित करने वाला यहाँ पर कौन सी समिति रही है, कौन सी समिति जो है यहाँ पर ये बताना है। एक तेंदुलकर समिति, सच्चर समिति, रंगराज समिति और बालकृष्ण समिति। तो ये चीज ध्यान रखना, तेंदुलकर समिति जो है, और यही करंटली चल भी रही है। ठीक है, देखो किसी भी चीज पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए बहुत सारी समितियां होती हैं, जरूरी नहीं कि सारी समिति की बात मान ली जाए। ठीक है, किसी एक समिति को ही फॉलो करा जाता है। जैसे अभी आप देखोगे आगे पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए बहुत सारी समितियां थी, किसी ने थ्री टियर बोला, किसी ने 2 टियर बोला। ठीक है, तो अल्टीमेटली कुछ एक चीज ही अप्लाई करी जाएगी, तो वही चीज है। यहाँ पर भी आप देख रहे होगे कि भारत में गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए अलग अलग जैसे कमेटियां, समिति हैं, तो उस समिति में से किसको एक्सेप्ट किया गया है वो चीज यहाँ पर मैटर करती है। लेकिन याद आपको सब करना होगा, ठीक है, याद करना होगा यहाँ पर। तो ये गरीबी रेखा के लिए आपके पास में तेंदुलकर समिति रहेगी। कौन सी समिति? तेंदुलकर समिति, याद रखना। चलिए, इंपॉर्टेंट समिति जो है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, किस किस फील्ड में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट समितियां रही हैं उनको आपको ध्यान रखना है। अगर इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो डेफिनेटली यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो एक है के सुब्रमण्यम समिति। के सुब्रमण्यम समिति जो है ये किसके लिए थी? 1999 में जो कारगिल वार हुआ था उसमें भारत की नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम की जो है वो व्यापक समीक्षा करने के लिए ये समिति बनाई गई थी। ठीक है, कोई भी क्राइसिस होता है या फिर कोई डेवलपमेंट करना होता है तो पहले वहां पर समिति बनती है, कमेटी बनती है जो अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करती है। ठीक है, उसके बाद में ही कुछ डिसीजन लिया जाता है। जब सभी की रिपोर्ट अलग अलग होती है तो फिर उसके बाद में डिसीजन लिया जा सकता है उसकी क्या सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम की जो समिति है वो किससे रिलेटेड है? के सुब्रमण्यम समिति। अब इसके बाद में जो है वो आपका सेकातकर समिति। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? आर्म फोर्सेस में युद्ध क्षमता बढ़ाने तथा डिफेंस एक्सपेंडिचर को संतुलित करने के जो है उपाय इसने दिया। ठीक है, तो आर्म फोर्सेस में युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए और डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर है उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कौन सी समिति हो जाएगी? सेकातकर समिति। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है के कस्तूरी रंगन समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट के कस्तूरी रंगन समिति जो है वो ध्यान रखना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो नई शिक्षा नीति बनी है, नई शिक्षा नीति जो बनी है एनईपी 2020, इसका ड्राफ्ट किसने तैयार करा? तो यहां पर ध्यान रखना के कस्तूरी रंगन समिति, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल दिमाग में छपा होना चाहिए। नई शिक्षा नीति 2020 में जो अभी लेटेस्ट है और इसको जो है किसने इसकी सिफारिश करी थी? तो यहाँ पर के कस्तूरी रंगन समिति। इसके अलावा मलिमत समिति जो है आपको ध्यान रखना है। मलिमत समिति जो है वो किससे रिलेटेड है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार के लिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सुधार के लिए यहाँ पर मलिमत समिति जो है उसने बहुत योगदान दिया है, अपनी रिपोर्ट पेश करी है। ठीक है, चलिए इसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट समितियां हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं इस स्लाइड से। बट डेफिनेटली आपका क्वेश्चन फंसेगा क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट समितियां हैं वो सारी की सारी आपको इसी स्लाइड में देखने को मिल जाएंगी। अब देखिए ध्यानपूर्वक, देखो केलकर समिति, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर केलकर समिति। तो केलकर समिति जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में सुधार के लिए और देश में पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का मूल्यांकन, एलिवेशन ऑफ पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये किसके थ्रू थी? कौन सी समिति थी? केलकर समिति। इसमें क्या था? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो टैक्सेस थे उसमें सुधार के लिए समिति लाई गई थी, केलकर समिति।
ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति की बात करते हैं तो भारत में बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म लाने के लिए नरसिम्हन समिति यहां पर लाई गई। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में सुधार लाने के लिए नरसिम्हन समिति। आगे जो है वो मल्होत्रा समिति। ठीक है, मल्होत्रा समिति तो इंश्योरेंस सेक्टर में सुधार लाने के लिए, और IRDAI का गठन जो है वो गठन करने का जो आधार है वो इसी समिति ने तैयार करा। इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड कौन सी हो जाएगी भाई? मल्होत्रा समिति। कौन सी? मल्होत्रा। आगे विमल जालान समिति। विमल जालान समिति जो है वो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक्स कैपिटल फ्रेमवर्क की जो है वो समीक्षा। ठीक है, इससे रिलेटेड कौन सी रहेगी? विमल जालान समिति। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बलवंत राय मेहता समिति 1957। डेट भी इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता समिति डेट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 3 टियर, देश में 3 टियर पंचायती राज सिस्टम लाने की जो है सिफारिश इन्होंने ही करी थी और यही आज एप्लीकेबल भी है। इसके अलावा जो ये अशोक मेहता समिति थे, अशोक मेहता समिति थी वो 1977 में आई थी, बट इन्होंने 2 टियर सिस्टम बोला था पंचायती राज के लिए। पंचायती राज के लिए इन्होंने 2 टियर सिस्टम बोला, लेकिन ये इनका जो सुझाव था वो एक्सेप्ट नहीं करा गया। इनका सुझाव एक्सेप्ट नहीं किया गया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूछा नहीं जाता। ये दोनों इतने ज्यादा पूछे जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में 3 टियर ही सिस्टम चल रहा है। ठीक है, ग्राम में हो गया ग्राम प्रधान, फिर उसके बाद में आपका क्षेत्र पंचायत हो गई, फिर उसके बाद में आपकी जिला पंचायत हो गई। तो इस तरीके से आपके 3 टियर किसने डिसाइड करा था? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ही डिसाइड करा गया था, और यही आज की डेट में एप्लीकेबल भी है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 2 टियर मॉडल किस समिति का था, तो ध्यान रखना अशोक मेहता समिति का था। 1977 में आई थी और वो 1957 में, 57 20 साल के बाद में, 20 साल के बाद में 77 में इनकी समिति। पुंछी आयोग बहुत इंपॉर्टेंट, पुंछी आयोग इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है उसको मजबूत करने का सुझाव पुंछी आयोग ने दिया। इंपॉर्टेंट है, देखो इस तरीके से आपका लोगो भी दिख रहा है यहाँ पर कि सबका साथ सबका विकास, केंद्र और राज्य दोनों के बीच का जो संबंध है उसको यहाँ पर मजबूत करने के लिए। सरकारिया आयोग, ठीक है, सरकारिया आयोग केंद्र और राज्यों के बीच संबंध की समीक्षा, ये दोनों जो है सेम ही बातें हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि सरकारिया आयोग किससे रिलेटेड है या फिर पुंछी आयोग जो है वो किससे रिलेटेड है। तो दोनों बातें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। अशोक मेहता 2 टियर, बलवंत राय नाम बड़ा है तो इसका मतलब है बड़ा नाम है ना, तो 3 यहाँ पर देखो 1 2 3, इसका मतलब 3 टियर। नाम यहाँ पर देखो अशोक मेहता, सिर्फ अशोक मेहता, तो ये 2 टियर। ऐसे इसको ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ठीक है, ये पेज इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप बाद में ही समझोगे जब एग्जाम में क्वेश्चंस फंसेंगे यहीं से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में सर्वाधिक रोजगार प्रदान कर रहा है? ठीक है, तो कुछ ऐसे टॉपिक हो जाते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो क्लासेस के दौरान उन टॉपिक को आप या तो बुक में नहीं दे रखे होते हैं या फिर कुछ अलग ही लेवल का पूछ लिया जाता है, तो वो सब कुछ हमें एनालिसिस करना होता है किसमें? पेपर में। ठीक है, वो सब कुछ एनालिसिस करना होता है पेपर में। बट जब भी क्या होता है कि अगर हम आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे तो सिर्फ आप फोकस करोगे कि भाई सोल्यूशन हो जाए, जैसे तैसे जो है सारे क्वेश्चंस रट लें, उससे बात कभी भी नहीं बनेगी, कभी बन ही नहीं सकती है भाई। अगर आप देखो क्वेश्चन रिपीट होने का मतलब ये होता है कि एज इट इज क्वेश्चन उठाकर पूछ देगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कम ही बार ऐसा होता है कि अभी हम 2025 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो आरआरबी 2025 का हो रहा था उसका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन है। अब जस्ट अगले साल 2026 का पेपर होने वाला है, तो आप क्या सोच रहे हो? पूरा का पूरा जीएस सिर्फ एज इट इज उठा के रख दिया जाएगा, सेम ही क्वेश्चन रख दिया जाएंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा? तो ऐसा मेरे भाई नहीं होता है। हम ये बोलते हैं कि 80% जो है पीवाईक्यू क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, 80% पीवाईक्यू क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपने पढ़ा है, अभी पीवाईक्यू में देखा कि पिछली बार पूछ रहा था गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए कौन सी समिति है, और अगर नेक्स्ट ईयर वो पूछ दे भाई अशोक मेहता समिति जो है वो किससे रिलेटेड है, तो हम इसको मानेंगे कि ये पीवाईक्यू बेस्ड ही है, क्योंकि वहां पर भी समिति है और यहाँ पर भी उसी टाइप की समिति ही हमसे पूछी गई है और समिति का क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो हमें इस नजरिए से जो है पीवाईक्यू क्वेश्चंस पेपर को देखना है। अगर आप यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं इसका आंसर एक बार भूल जाते हो, कोई बात नहीं है, एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन इसके बाद में जो हम करवाएंगे वो बिल्कुल मत भूलना। हम यहाँ पर आपको विद्वान बनाने नहीं आए हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्शन करवाने आए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। पीवाईक्यू क्वेश्चंस का आंसर एक बार भले भूल जाना, बात बहुत ही शानदार आपको बता रहे हैं, इसको नोट करके रखना। पीवाईक्यू क्वेश्चंस का आंसर भले भूल जाना, लेकिन जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल मत भूलना। और ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, अच्छा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस टॉपिक का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 3 स्टेप पे बातें हैं
कि भाई सबसे पहला सोचना है आपको, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसा मतलब इस टाइप का, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दूसरे नंबर पर आपको यह ध्यान रखना है कि इस टॉपिक का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि इतना डीप में पूछ रहा है। आपको डेप्थ भी देखनी है कि सीधा यही पूछ दिया गया कि बताइए गिर नेशनल पार्क कहाँ है, तो कहा गुजरात में, तो सारे नेशनल पार्क पढ़ लिए, ठीक है। लेकिन जब आप यहां पर देखोगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, लो भाई अब हमें डीप में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, आरआरबी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मेन बात आपको बताएं कि बहुत बार आरआरबी के इतने सारे पेपर हमने और चीजें करवाई हैं, तो नॉन टेक्निकल मेरे लिए कुछ नया नहीं है। हम वहां पर देख रहे हैं क्वेश्चन, बच्चे भी लगातार कनेक्ट होते रहते हैं। आरआरबी का हर एक क्वेश्चन आपको लगेगा कि हमने ये पढ़ा है, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा। आप देखोगे नेशनल पार्क, आप फिर से आप देखोगे समिति, या आप देख रहे होगे कोई आर्टिकल देख रहे होगे, तो आपको सब कुछ लगेगा कि ये भी आर्टिकल हमने पढ़ा है, ठीक है। बट वो उसके अंदर एक स्टेप डीप में पूछ देगा। अब आपको लग रहा है कि मैक्सिमम ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर रखा है, और वहीं पर आप फंस जाओगे। क्वेश्चन आपका जो सही होना था वो गलत हो जाएगा, 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी होती है। इस वजह से नोटिफिकेशन आने से पहले आपकी डीप में तैयारी होनी चाहिए, और तैयारी हर एक एस्पेक्ट पर होनी चाहिए। सिर्फ पीवाईक्यू क्वेश्चंस कर लेने से तैयारी नहीं होती है। बेसिक आपका मजबूत होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, पीवाईक्यू हो जाएंगे, उसके बाद में सबसे आखिर में मॉक टेस्ट, डेली मॉक टेस्ट, वो आखिरी चीज है। ये सब कुछ आप हम पर छोड़ दीजिए, कोर्स भी हम कंप्लीट करवा रहे हैं, एजुकेशन मसला एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इसके साथ साथ में यहाँ पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी हम करवा रहे हैं, एंड लास्ट टाइम में मॉक टेस्ट, मैराथन क्लासेस, रिवीजन क्लासेस, सब कुछ आपको करवाएंगे। लेकिन उसके लिए फिर आपको लगातार हमारे साथ जुटे रहना है, ये भी एक बात है, ठीक है। जो जुड़े रहेगा, लगातार इसी में कनेक्ट रहेगा, डेफिनेटली उसका रिजल्ट बनता है और बन रहा है लगातार, ठीक है। कमेंट आ रहे हैं बच्चों के, लोग खुद ही बता रहे हैं, ठीक है। और जब आप इसमें थोड़ी सी मेहनत करोगे इस बार, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश स्टार्टिंग करो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, डेफिनेटली आपका भी भला होगा, ठीक है। विद्वान नहीं बनना, सीधा ये बात बोलते हैं कि हमें सिलेक्शन चाहिए, बात खत्म, ठीक। चलिए देखो, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। यहाँ पर ये आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, या फिर प्राइमरी सेक्टर, या द्वितीयक सेक्टर, और तृतीयक सेक्टर। इसमें कंफ्यूजन बहुत रहता है, आज कंफ्यूजन आपका दूर कर दे रहे हैं। देखो पूछ रहा है कि कौन सा क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में सर्वाधिक रोजगार बोल रहा है। रोजगार सबसे ज्यादा किस में है, सबसे ज्यादा रोजगार है वो प्राथमिक सेक्टर में, सबसे ज्यादा रोजगार किसमें है, प्राथमिक सेक्टर में। लेकिन जो जीडीपी, जो पूरी जीडीपी को संभाले है, जीडीपी को जो संभाले है वो है तृतीयक सेक्टर। जीडीपी को संभालने वाला पूरा का पूरा हिस्सा जीडीपी का किसमें जाता है, तृतीयक सेक्टर से जाता है, ठीक है। ये प्राथमिक सेक्टर से रोजगार मिल रहे हैं, प्राथमिक सेक्टर से क्या मिल रहे हैं, रोजगार मिल रहे हैं। डीप में जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, ठीक है, तो फिर आपको बहुत चीजें क्लियर होंगी कि हाँ, ये जो गाना गाया जाता है कि जीडीपी 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 में जो है हम लोग टॉप पर पहुंच गए, हालांकि फिर से जो है रैंकिंग स्लिप हो गई है, उससे कोई भी मतलब नहीं होता है। मेन चीज होती है पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए, ठीक है। पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए, जो कि बहुत कम है। यानी कि देश का कुल पैसा, जिसको जीडीपी बोल दिया गया, देश का कुल पैसा कुछ चंद लोगों के हाथ में ही है, और बाकी जो मेजोरिटी है उसके पास में पैसे ही नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं। ये चीज गलत है, ये चीज नहीं होनी चाहिए किसी भी, अगर इकोनॉमिक्स तरीके से आप देखा जाए तो, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर आप पूरे इंडिया को देखोगे तो इंडिया के पास में बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है। लेकिन 140 करोड़ लोगों में से, 140 करोड़ लोगों में से अब सिर्फ देखो केवल 1 करोड़ लोगों के पास में पैसा है, और बाकी के 139 करोड़ आज भी भुखमरी और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। तो हम जब पूरा डेटा देखेंगे तो पूरे 140 करोड़ लोगों का देखेंगे, तो कहेंगे कि हाँ बहुत ज्यादा इसकी इकोनॉमी हो गई है, जीडीपी इसकी बहुत अच्छी हो गई है, ठीक है, टॉप पर पहुंच रहे हो। बट आप सिर्फ इन 1 करोड़ लोगों की बदौलत पहुंच रहे हो, इनका विकास रुका पड़ा हुआ है, और ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। हाँ, ये चीज हो सकती थी कि हाफ हाफ हो जाए, 30-40 हो जाए, बट यहाँ पर तो आप देख लीजिए कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपको पढ़ने से ही इसका ज्ञान होगा, मीडिया वगैरह में ये चीज नहीं दिखाई जाएगी, उसमें दिखाया जाएगा कि जीडीपी पर हम लोग टॉप पर है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य क्षेत्र हैं, ठीक है, कहाँ से जो है वो इनकम जनरेट होती है, कहाँ से रोजगार जनरेट होते हैं। एक तो प्राथमिक सेक्टर है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर। इस प्राइमरी सेक्टर में जो है वो आपका खेती हो सकता है, देखो खेती होता है, उसके साथ साथ में एक खनन होता है, और यहाँ पर मछली पालन है। तो सबसे ज्यादा जो रोजगार जनरेट होते हैं वो प्राथमिक सेक्टर से ही होते हैं, और इसमें यही चीजें होती हैं, ये कृषि है, वानिकी है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, और ये आपका खनन है,
ठीक है। खनन मतलब माइनिंग। तो आप देख रहे होगे कि ये ऐसे व्यवसाय हैं, ऐसा व्यवसाय करने वाले शायद ही, ठीक, जो मेन काम ये कर रहा है, ठीक है, जो ग्राउंड लेवल पर खेती कर रहा है, ठीक है, उसके पास में फॉर्चूनर नहीं होगी। ठीक है, वो बेसिक नीड के साथ में जी रहा है और सबसे ज्यादा मेजोरिटी इसी में है, ये लोग रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उनकी बात नहीं करेंगे जो यहाँ पर ठेकेदार हैं, जो पूरा सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, वो कृषि नहीं कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, इनके ऊपर जो बैठे हुए हैं इनको रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है, उनकी बात नहीं करेंगे। तो जितने भी आप बिजनेसेस देख रहे हो, आप इसको बिजनेस क्या ही बोलोगे, तो ये जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। जो कृषि है, आपका वानिकी हो गया, पशुपालन है, मत्स्य पालन और खनन, माइनिंग। माइनिंग का जो ओनर है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो यहाँ पर लेबर है, ठीक है, जो यहाँ पर लेबर है, जो लोग काम कर रहे हैं इसमें, हम उनकी बात कर रहे हैं। वो सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार को जनरेट करता है। अब बात आती है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में जो है वो हैवी इंडस्ट्री यहाँ है, हैवी इंडस्ट्री है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ठीक है, औद्योगिक यहाँ पर क्रियाकलाप है, कच्चे माल यानी वस्तु को कच्चे माल को जो है यहाँ पर क्या करना है, वस्तुओं को बदलना, इस क्षेत्र की मुख्य विशेषता है। रेडी करना है, जो भी कच्चा माल है, जैसे सपोज मान लेते हैं रॉ मटेरियल है, उसको क्या किसी भी चीज में कन्वर्ट करके एक प्रॉपर जो है वस्तु का शेप देना। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली जिसको बोला जाता है, मैन्युफैक्चर करना, जैसे कि कारखाना हो गया, निर्माण काम हो गया, या बिजली उत्पादन हो गया। ठीक है, तो ये आपका कोई फैक्ट्री हो सकती है जिसमें कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कोई भी चीज है। जैसे आप देख रहे होगे कि कोई भी पार्ट है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है, उसको बाहर से इंपोर्ट करके उसको असेंबल करा जा रहा है, तो ये आपका इसी में आएगा असेंबल करके, रिमोट बना रहे हैं, टीवी बना रहे हैं, या फिर कोई भी चीज़ है, ठीक है, या टॉयज वगैरह, तो ये भी जो भी फैक्ट्री है यहाँ पर असेंबल करना, या प्लास्टिक की बोतल्स बनाना, ठीक है, उनकी सप्लाई करना, तो ये सारी चीज़ें जो कंस्ट्रक्शन वाला इस तरीके से है, ये आपका कंस्ट्रक्शन भी है, तो इसी में द्वितीयक में ही आता है, सेकेंडरी सेक्टर में ही चीज़ें आती हैं। अब आता है टर्सरी क्षेत्र। टर्सरी क्षेत्र, इसमें जो है वो सर्विसेज होती हैं। इसमें क्या होती है, सर्विसेज, जैसे बैंक आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्ट है, और ये आपका एजुकेशन है, और ये आपका हो गया इंटरनेट। देखो, जैसे बैंकिंग है, परिवहन है, शिक्षा है, संचार है, स्वास्थ्य, पर्यटन और आईटी, तो ये सारी जो चीजें हैं वो तरसरी में है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सर्विस सेक्टर है, जितनी भी सेवाएं हैं, और टॉप लोग जो है वो यहीं पर बैठे हुए हैं। ठीक है, टॉप लोग यानी जीडीपी में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है वो इसी का रहता है, जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसी का रहता है, और रोजगार के मामले में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसी का रहता है। ठीक है, चलिए इंडिया की बात कर रहे हैं। देखो, यही चीज आगे यहाँ पर भी लिखी हुई है कि रोजगार के मामले में जो है प्राथमिक क्षेत्र में जो आपका कृषि है वो भारत में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, भारत का मुख्य व्यवसाय ही कृषि है। ठीक है, मेजोरिटी जो जनता है वो खेती पर ही डिपेंडेंट है। तो रोजगार के मामले में सबसे ज्यादा प्राथमिक क्षेत्र, फिर उससे थोड़ा सा कम आपका द्वितीय क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र में कम रोजगार है, इसमें जो है वो रोजगार कम है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जीडीपी के मामले में। तो जीडीपी के मामले में ये देखो, प्राथमिक क्षेत्र जीडीपी में बहुत ही कम उसका रहता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो तृतीय क्षेत्र में रहता है, यानी सबसे अधिक पैसा इसमें है। ठीक है, और सबसे अधिक रोजगार जो है वो किसमें है, प्राइमरी वाले में। तो दोनों चीजों को ध्यान रखना, क्वेश्चन जो है वो अगर इस पर पूछा गया है तो इस पर भी पूछा जा सकता है। मतलब जो हमने यहाँ पर स्लाइड लगा दी, उस स्लाइड से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर आपका जो यहाँ पर आप टाइम दे रहे हो वो व्यर्थ चला जाएगा। इस वजह से हम प्रॉपर आपको पीडीएफ भी दे रहे हैं कि एक बार पढ़ने से नहीं आएगा, हमें पता है, पीडीएफ भी देंगे, उसका कंप्लीट रिवीजन भी करवाएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपका दे रखा है, भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन के 6वें संस्करण का मुख्य फोकस क्या है। लो भाई, अभी तक आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा होगा। अभी तक क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धर्म गार्जियन जो है वो किन किन देशों के साथ में ये एक्सरसाइज होता है, आप तुरंत बोलते भारत जापान, और रट भी रखा होगा कि भाई फलानी जो एक्सरसाइज है वो इंडियन देशों के बीच में होगी, दिमागी एक्सरसाइज जो है इंडियन देशों के बीच में होगी, बट वो पूछ ही नहीं रहा, वो ये तो सीधा दे रखा है ना उसमें, क्वेश्चन में ही आपका गिवन है कि भारत जापान की जो एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है धर्म गार्जियन, ये इसका 6वें संस्करण का मुख्य फोकस बताइए। 6th एडिशन का यहाँ पर मुख्य फोकस बताना है कि मतलब उनकी थीम क्या है, उसका फोकस क्या है, वो किस बात के लिए यहाँ पर जो है वो कंबाइंड मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कर रहे हैं, बताइए। अंतरिक्ष रक्षा और मिसाइल तकनीक के लिए, साइबर सुरक्षा और सूचना युद्ध के लिए, शहरी इलाकों में आतंकवाद रोधी अभियान और संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति रक्षा अभ्यास के लिए, या फिर नौसैनिक युद्ध अभियान के लिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शहरी इलाकों में आतंकवाद रोधी अभियान और संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभ्यास के लिए। क्वेश्चन को यहाँ पर एक बार ये वाला जो स्लाइड है इससे छूट जाए, दो चीजें बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए
किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितनी डेप्थ में पूछ रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज कि इससे रिलेटेड वाला हमसे नहीं चूकना चाहिए, इससे रिलेटेड वाला तो चूकना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब ये पूछा जा चुका है, जस्ट पूछा जा चुका है, अब डायरेक्टली सेम ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो आपका पूछा जाएगा वो इन स्लाइड्स में से पूछा जाएगा। आपका जो आपका पेपर होगा, अगर वो एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है तो भाई यहां से पूछा जाएगा। चलिए, और इस बार तो इतने ज्यादा क्वेश्चंस फंसेंगे जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। और सीधा हम ऐसे इस वजह से बोल पा रहे हैं क्योंकि देखो, एलटी वाला जाएगा, वो अपना अलग दिन उसका पेपर होगा, एलटी वाले का अलग दिन पेपर हो रहा है, ईसीजी टेक्नीशियन अलग, फार्मासिस्ट का अलग पेपर हो रहा है, जितने भी पेपर हो रहे हैं सब दिन अलग 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 पेपर हो रहे हैं, और हर एक दिन आपका अलग अलग नॉन टेक्निकल और अलग अलग सब कुछ आ रहा है। मतलब जितने पेपर उतना ज्यादा है आपके जो क्वेश्चन है नॉन टेक्निकल। तो आप यकीन मानो कि यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन फंसने की लाइन लगने वाली है। ये चीज आप देखना, जब ये आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद देखना कि क्वेश्चन फंसने की जो लाइन है वो किस तरीके से लगे, ठीक है। और रही बात जब हमारा नॉन टेक्निकल वाला जो बैच है उससे अगर हम यहाँ पर मिलवा देंगे तो हर एक क्वेश्चन आपको हमारे बैच से मिल जाएगा, हर एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इस बार तैयार हो जाओ सिलेक्शन के लिए, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये स्लाइड से और पीपीटी फोन में रखने से सिलेक्शन नहीं होगा। सब कुछ प्रोवाइड तो आपको कर देंगे, लेकिन वो याद भी तो होना चाहिए, तभी तो एग्जाम में जाके टिक करोगे कि सर ने फंसा दिया, सर का जो है पूछा है पीडीएफ भी हमारे पास में है, उससे कोई मतलब नहीं है, याद भी होना चाहिए, तभी तो उसमें टिक कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका युद्ध अभ्यास है, जो यहाँ पर युद्ध अभ्यास है वो भारत और अमेरिका के बीच में है, भारत और अमेरिका के साथ में होता है। इसका मतलब क्या है, देखो ये हो क्यों रहा है, पर्वतीय युद्ध कौशल और आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए। तो जैसे अभी पीछे क्वेश्चन था कि धर्म गार्जियन जो है उसका मोटिव क्या है, उसका फोकस क्या है, तो वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये जो युद्ध अभ्यास हो रहा है भारत अमेरिका के बीच में, बेसिकली जो है वो पर्वतों पर युद्ध कौशल के लिए, माउंटेन वारफेयर के लिए यहाँ पर हो रहा है, और आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं मालाबार की। तो देखो मालाबार एक तट है, ठीक है, मालाबार जो है वो कोस्ट है, ठीक है। तो ये किसके बीच में होता है, क्वाड देशों के बीच में होता है। क्वाड देश कौन कौन से हैं, सीधा यही पर क्वेश्चन आ जाएगा, क्वाड देश कौन कौन से हैं, भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया। क्वाड देश कौन कौन से हैं, भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड देश हो गए, इनके बीच में हो रहा है मालाबार। ये आपका मालाबार तट, ठीक है। इसका मतलब है कि तट का मतलब ये हो गया कि पानी वानी से रिलेटेड है, पानी वानी से रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड तो समझ जाना पनडुब्बी रोधी युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, ठीक है। समुद्री रक्षा और विमान वाहक पोत संचालन, मेन आपका जो रहेगा वो पनडुब्बी रोधी युद्ध, ठीक है। कौन सा, ये मालाबार, ये मालाबार वाला जो है वो किसके लिए है, पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं तरंग शक्ति। तरंग शक्ति तो ये बहुराष्ट्रीय यानी कई मित्र देशों के साथ में हो रहा है, बड़े पैमाने पर हवाई युद्ध रणनीति, ठीक है। तो ये इस एक्सरसाइज का मतलब बेसिकली क्या है, इसका फोकस क्या है कि हवाई युद्ध जो रणनीति है वो यहाँ पर बनाने के लिए, ठीक। आगे व्रज प्रहार, भारत और अमेरिका, व्रज प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में, बंधक बचाओ यानी हॉस्टेज रेस्क्यू के लिए, किसके लिए, हॉस्टेज रेस्क्यू के लिए। इसके अलावा आतंकवाद विरोधी ज्यादातर सभी में है, ठीक है। और जब हॉस्टेज रेस्क्यू है तो सीधा सी बात है ना, जो हॉस्टेज कौन बनाएगा भाई, आतंकवादी टेररिस्ट तो बनाएंगे, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक इसमें इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन अब मेन जो है ध्यान रखना, जो सबसे पहले पर लिखा हुआ है, सबसे पहले पर, जैसे ये आपका पर्वतीय युद्ध है तो ये किस में है, ये आपका युद्ध अभ्यास में है, ठीक है। माउंटेन जो है वारफेयर, ये पनडुब्बी वाला जो है वो आपका किस में है, मालाबार में। तो जो पहले दे रखा है वो इंपॉर्टेंट है, उसको की पॉइंट तरीके से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे दे रखा है रियो सम्मेलन 1992 और इसके अनुवर्ती सम्मेलनों का जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या था। रियो का, रियो सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ना पूछा गया हो। और हालांकि ये जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हम किसी न किसी, आई थिंक एम्स सीआरई के पेपर में या फिर जो है इसी बेसिस में हम करवा चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ही है इतना ज्यादा। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को खत्म करना, ठीक है। रियो का मतलब क्या है, उद्योगों का विस्तार करना, सभी इकोसिस्टम में टिकाऊ विकास, विश्व पर्यावरण, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, ठीक है। तो यहां पर जो है वो रियो किससे रिलेटेड है, तो ये आपका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अक्रॉस द इकोसिस्टम, ठीक है। ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट अक्रॉस द ऑल इकोसिस्टम, तो सभी इकोसिस्टम के लिए आपका सतत विकास, ठीक है। तो यहां पर सभी इकोसिस्टम के लिए सतत विकास, सतत विकास, ये किसका लक्ष्य हो जाएगा, रियो सम्मेलन। रियो सम्मेलन ध्यान रखना 1992, रियो सम्मेलन जो है ध्यान रखना 1992, रियो सम्मेलन किसके लिए है, 1992, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो 1992 आपको एक और चीज बताई थी, 1992 आपको एक और चीज बताई थी, फटाफट से याद करो। 1992 में हमने आपको क्या बताया था, ठीक है, 1992 प्रोजेक्ट एलिफेंट, याद आया, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, और 2009 में स्नो लेपर्ड, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जब तक बार बार आप इसी चीजों को ऐसे रिलेट नहीं करोगे तब तक चीजें नहीं याद हो पाएंगी। एक बार में बिल्कुल याद नहीं होती हैं, तो आप इस पर परेशान मत होना कि भाई एक बार में याद हो जाए, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इसी पर, जो आपका रियो सम्मेलन है जो आपका पूछा गया था, इसको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन आया है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो 1992 में, क्योंकि रियो सम्मेलन को ही तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन बोला जाता है, तो ये 1992 में। तो यहाँ पर क्या है, ये ब्राजील में हुआ था, रियो नामक जगह पर ब्राजील में हुआ था। ठीक है, इसका बेसिक मीनिंग मतलब क्या था, पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया था। इसके लिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एजेंडा 21 को कब अपनाया गया, एजेंडा 21 को कब अपनाया गया, 1992 में। 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, जिसको रियो सम्मेलन बोला जाता है, उसमें अपनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब इसको आप स्टार लगा लो। अब देखो यहाँ पर इतने सारे सम्मेलन हुए, इतना ज्यादा कंटेंट है, अब उसमें से भी हम अगर 2-4 लेकर आ रहे हैं तो समझ जाना कि भाई इतना तो मिनिमम पता ही पता होना चाहिए। ठीक है, इनको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करा जा सकता। आप सोचो, क्या सिर्फ एक ही योजना चली होगी या एक ही नेशनल पार्क है, बट अगर वो कराया जा रहा है, 2-3 नेशनल पार्क कराए जा रहे हैं, तो वो समझ जाना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस सभी में से हम छांट के लाते हैं, एक एक पॉइंट यहाँ पर छांट के लाते हैं खुद से। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 1997 में, ये 1992 में हुआ था। ठीक है, और क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 1997 में हुआ था। कहाँ पर, क्योटो जापान में, क्योटो जापान में। ये पहले वाला जो आपका था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ये कहाँ हुआ था, ब्राजील में हुआ था। ठीक है, एजेंडा 21 उसमें अपनाया गया। ठीक है, इसमें क्या था, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन यानी उत्सर्जन को कम करना, ताकि ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको नियंत्रित किया जा सके। तो ये ध्यान रखना, क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो किससे रिलेटेड है, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, और ये आपका 1997 में हुआ था, 1997 में हुआ था। ठीक है, चलिए, किससे, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। आगे बात करते हैं यहाँ पर जॉनसन सम्मेलन। जॉनसन सम्मेलन ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इसको द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन बोला जाता है। अब ये द्वितीय है, तो यहाँ पर 2002, स्टार्टिंग में भी 2 और आपका लास्ट में भी 2, 2002 द्वितीय सम्मेलन, 2002। प्रथम वाला सम्मेलन 1992 में हुआ है, ये भी ध्यान रखना, प्रथम 1992 में, द्वितीय वाला 2002 में, द्वितीय सम्मेलन 2002 में। अब इसमें देखो क्या हुआ, इसमें जो है वो आपको ध्यान रखना है, वही आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, जो कि पहले भी था। ठीक है, उसके बाद में गरीबी उन्मूलन और पर्यावरण पर जोर देना। पहले जो इसकी थीम थी, मोस्टली वही थीम आगे तक भी इसको रन करा गया है, इसको खत्म नहीं करा गया। लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 2002 में। कहां हुआ, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। जोहान्सबर्ग कहां पर है, साउथ अफ्रीका में है। तो ये कंट्री भी हमसे पूछा जा सकता है और डेट पूछी जा सकती है। बाकी पहले भी आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, सतत विकास पहले भी था, आज भी सतत विकास ही है, और पर्यावरण को लेकर ही हुआ था। और जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए कराया गया, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस के लिए 1997 में। और लास्ट आपको ध्यान रखना है पेरिस समझौता, कॉप 21, ये ध्यान रखना, पेरिस समझौता जिसको कॉप 21 कहा गया, ये 2015 में हुआ। कब, 2015 में। ठीक है, पेरिस फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में ग्लोबल टेम्परेचर इनकी वैश्विक तापमान वृद्धि को, ठीक है, पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री अधिकतम 1 डिग्री से कम रखना, 1.5 डिग्री से। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना कि 2015 में जो पेरिस कॉप 21 सम्मेलन हुआ था, इसमें जो टेम्परेचर की बात करी गई थी वो 2 से 1.5 डिग्री इसको कम रखना है, 2 से 1.5 डिग्री जो है वो यहाँ पर इसको कम रखना है। ठीक है, और इसमें जो था आपका वैश्विक तापमान जो वृद्धि था उसको लेकर यहाँ पर कराया गया था। कहाँ पर, पेरिस फ्रांस में। लोकेशन जरूर पता होनी चाहिए और उसका जो डेट है वो पता होना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस सेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित प्रमुख जात प्रजातियों जिसके लिए प्रसिद्ध है का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। भाई लेवल आप समझ पा रहे हो, मतलब कि यहाँ पर आपका दे रखा है कि राष्ट्रीय उद्यान भी है, उसके बाद में उस उद्यान का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रजाति है यहाँ पर, ठीक है, जो मोस्ट फेमस प्रजाति है उसकी मैचिंग देखनी है, इवन उसका स्टेट भी देखना है। मतलब ये सारी चीजें आपको देखनी है। ठीक है, ऐसा वो पूछ सकता था कि भाई ऊपर लिख देता है कि दुधवा किसके लिए फेमस है, ऐसा उसने नहीं करा।
अब लेवल समझो वो किस तरीके से पूछना चाह रहा है, वो पूरी नॉलेज चेक करना चाहता है। ये ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ नहीं होगा कि सिर्फ पीवाईक्यू कर लिया तो काम बन गया, नहीं, हो ही नहीं सकता। अब देखो क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्या बोल रहा है, आपको सारे स्टेट के बारे में डीप में पता होना चाहिए कि दुधवा है उत्तर प्रदेश, दुधवा उत्तर प्रदेश हाथी और बाघ के लिए फेमस है क्या। सुंदरबन जो सुंदरबन टाइगर सुंदरबन जो है आपका नेशनल पार्क है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। आगे बांदीपुर जो है कर्नाटक, गैंडा और जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। या फिर दाचीग्राम जम्मू कश्मीर जो है वो हंगुल और कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। इसमें बोला गया एक युग्म जो है वो गलत है, एक गलत वाला है वो छांटना है। सुंदरवन का जो डेल्टा है वो सुंदरवन में स्थित है, पश्चिम बंगाल में, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, बांदीपुर का जो है वो कर्नाटक में है, गैंडा के लिए नहीं है, इसका मतलब है ये गलत है। गैंडा के लिए कौन है, पीछे भी हमने बताया था, गैंडा के लिए बताया था ना, एक सिंग वाले गैंडे असम, एक सिंग वाला गैंडा असम, असम में है। भाई एक सिंग वाला गैंडा जो है वो फेमस कहाँ का है, असम का है। और कौन सा है, काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, कौन सा है, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक, दाचीग्राम बिल्कुल सही है भाई, दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में है, हंगुल और कस्तूरी मृग के लिए, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, हंगुल और कस्तूरी मृग के लिए दाचीग्राम नेशनल पार्क, ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, और ये आपका बिल्कुल ये भी परफेक्ट दे रखा है। दुधवा जो है एकमात्र उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क है, ये हाथी और बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कौन सा इसमें गलत था, ये बांदीपुर वाला इसमें गलत है। कौन सा गलत हो जाएगा, गलत ही हमसे पूछा गया था, गलत युग्म बताइए, तो ये बांदीपुर वाला गलत हो जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो डेटा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, लगभग 107। अगस्त 2026 की रिपोर्ट अभी तक जो है वो लगभग 107 यहाँ पर नेशनल पार्क हैं। ठीक है, सबसे पुराना वाला नेशनल पार्क कौन सा है, ये सबसे पुराना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, सबसे पुराना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। यहीं से 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करी गई थी, याद आया, 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत यहीं से करी गई थी। ठीक है, अब देखो ये 1936 में स्थापित करा गया था, इसका पुराना नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क, बता चुके हैं। इसमें मुख्य नदी जो है वो रामगंगा नदी है, और इसी नदी की वजह से इसका लेटेस्ट नाम भी बदल गया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, कंफ्यूज मत होना। ये किसके लिए फेमस है, तो रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है। ये जो नेशनल पार्क है वो किसके लिए फेमस है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। और ये सुंदरवन वाला जो पश्चिम बंगाल वाला है वो भी रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ही प्रसिद्ध है, जैसा कि नाम में भी दिख रहा है। अच्छा, सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ऊंचा का क्या मतलब है, जो हाई एल्टीट्यूड पर है, हाई एल्टीट्यूड पर मतलब कोई पहाड़ी एरिया में ही होगा। तो ये कौन सा है, ये है आपका हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क, लगभग 4400 किलोमीटर एरिया है, और ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर है, लद्दाख में। ये क्यूटूसा जो है इसमें पाया जाता है, स्नो लेपर्ड जिसको बोला जाता है। ठीक है, स्नो लेपर्ड, दूर से ही अच्छा लगता है, बस दूर से ही अच्छा लगेगा, बाकी बहुत खतरनाक। आगे यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्नो लेपर्ड जो है वो उसका किस नेशनल पार्क में स्नो लेपर्ड फेमस है, कि कौन सा नेशनल पार्क स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है, तो ये हेमिस है, सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा यही नेशनल पार्क है जो कि लद्दाख में स्थित है। आगे जब बात आती है सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये जो है वो आपका अंडमान निकोबार है, मतलब सबसे साउथ में है, अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार। ठीक है, साउथ बटन इसलैंड नेशनल पार्क। ठीक है, कौन सा है, अंडमान निकोबार, लगभग 5 किलोमीटर, लगभग अप्रॉक्स में 5 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है, एमपी मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किसमें है, लगभग 11 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी बन जाएगा, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जनरली जनरली आपको किसी भी क्लासेस में, किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे भाई ऐसे क्वेश्चंस। आप इस तरीके से चीजें और इस फॉर्मेट में कहीं मिल ही नहीं सकता आपको ये कंटेंट। ठीक है, और इस वजह से होता है जब भी हम लोग रिवीजन करते हैं तो ऐसे कंटेंट सीक्वेंस से ना मिलना या कुछ इसमें कम हो जाना, ठीक है, और ना चीज़ों को रिलेट भी नहीं हो पा रही हैं सारी चीज़ें, तो फिर वहां पर क्या होती है, कुछ ना कुछ चीज़ें मिस होंगी, फिर उसके बाद में एग्जाम में क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो उसी सब चीज़ को दूर करने के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कितनी सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। बार बार कोशिश करते हैं कि यहीं पर क्लास में ही आपका रिवीजन हो जाए, अलग से आपको ज़्यादा एफर्ट ना डालना पड़े, और एक दिन के बाद में, ठीक है, तुरंत तुरंत पीडीएफ देंगे तो अभी अभी तुरंत तुरंत बहुत सारे क्वेश्चंस आपको याद होंगे। ठीक है, तुरंत अगर पीडीएफ आपको मिल जाएगा तो फिर आप देखोगे तो आपको लगेगा सब कुछ याद है। ठीक है, तो वो इतना इफेक्टिव तरीका नहीं होता है। इफेक्टिव तरीका होता है जब थोड़ी सी जो मेमोरी है वो हल्की हल्की मिटने लगे। ठीक है, तभी बोला जाता है कि हर एक वीक के बाद में रिवीजन आपको करना है। तो जैसे ही हल्की मेमोरी वीक होने लगेगी, कुछ कुछ भूलने लगोगे, तब आप पीडीएफ से पढ़िएगा दोबारा से, फिर जो है उस पर मेमोरी पर फिर से राइट होगा, देन वो जो है आपका लंबे टाइम तक चलने वाला है। ठीक है, अभी तुरंत का पढ़ा है, तुरंत याद रहेगा, थोड़ी देर में आप उसको भूल जाओगे। तुरंत पीडीएफ में भी देखा तो आपको लगा पीडीएफ से भी हम पढ़ चुके हैं, अब तो ये हमको याद ही हो गया, बट एक्चुअल में वो उतना क्लियर तरीके से माइंड में नहीं छपा होता है। थोड़ा सा टाइम देकर अगर आप
सेम चीज को रिपीट करोगे तो वो लंबे टाइम तक याद रहेगा। यहाँ पर वन्य जीव एक्ट पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में आया था, ठीक है। एंड इसी के जस्ट एक साल के बाद में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था इस वाले नेशनल पार्क से, ठीक। चलिए आगे देखो, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। किसके लिए? टाइगर के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये किस में है? असम में है। ये एक सींग वाले गंडे के लिए फेमस है। आगे बात करते हैं गिर, गिर गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर ये गिर से आपका गुजरात हो जाएगा एशियाटिक लाइन के लिए, ऐसा ये इस तरीके से, ठीक है, बालों वाला, ठीक है, बब्बर शेर इसको बोला जाता है। आगे पेरियार, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कहाँ हो जाएगा? केरल में। हाथी और टाइगर के लिए, हाथी और टाइगर। देखो केरल का जो राष्ट्रीय पशु है वो हाथी ही है, केरल का राष्ट्रीय पशु हाथी है। तो ये चीज ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय पशु से, सॉरी राज्य का पशु, स्टेट एनिमल, स्टेट एनिमल का एक और क्वेश्चन पूछा गया था। स्टेट लैंग्वेज का भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर केरल का हाथी ही है, ठीक है। केरल का राज्य का जो स्टेट एनिमल है वो हाथी है। आगे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, तो ये पश्चिम बंगाल में है और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, दाचीग्राम, तो दाचीग्राम जम्मू कश्मीर, हंगुल और कश्मीरी बारासिंगा या हिरन बोल लीजिए, इनके लिए फेमस है। हंगुल के लिए बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है हंगुल के लिए कौन सा फेमस है, तो ये दाचीग्राम हो जाएगा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब केबुल लामजाओ पार्क, केबुल लामजाओ, ठीक है, तो ये आपका हो गया केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर, ठीक है, मणिपुर। कहाँ पर है? मणिपुर, जहाँ पर भयानक हिंसा हो रही है अभी के लिए जो है उसमें, क्या नाम है, अभी तक जो है राष्ट्रपति शासन उसमें लगा हुआ था, रिसेंट का ही मामला है, ठीक है, काफी बहुत पुरानी चीजें यहाँ पर नहीं है, रिसेंट का है। तो ये किसके लिए? सिंघाई हिरन के लिए। ये चीज ध्यान रखना। ये एकमात्र फ्लोटिंग, देखो ये एकमात्र फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ये आपका तैरता हुआ नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है एकमात्र। और ये किसके लिए? संघाई हिरन के लिए फेमस है, संघाई हिरन के लिए फेमस है। डांसिंग डियर, ठीक है, किसके लिए? डांसिंग डियर के लिए, संघाई हिरन। तो ये चीज जो है वो ध्यान रखना। एक तो आपका हंगुल हो गया, उसके बाद में ये दोनों चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको चीजों को पढ़ना होगा। अब यहाँ से एक चीज भी आप सीख लीजिए कि अगर खुद से भी सेल्फ स्टडी भी अगर आपको क्योंकि करनी तो पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ आपका क्लासेस सही हो जाएगा, कुछ तो करोगे ही। तो वहां पर सेल्फ स्टडी भी आपको इस तरीके से करनी है, ऐसे कंटेंट ढूंढ ढूंढ के पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 1991 के बाद भारत में अधिकांशतः क्षेत्रों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन कुछ उत्पाद श्रेणियों जैसे कि किसके लिए लाइसेंसिंग अभी भी अनिवार्य थी। मतलब देखो 1991 से पहले कोई भी बिजनेस यहाँ पर डालने के लिए बहुत सारे लाइसेंस और बहुत सारी चीजें की आवश्यकता होती थी, जिस वजह से विदेशी कंपनियों का जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट था वो बिल्कुल भी ना के बराबर था। जब तक विदेशी कंपनियां यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगी तब तक रोजगार और बहुत सारी समस्याएं होती थी। ये बहुत ही बेस्ट डिसीजन यहाँ पर लिया गया था सन 1991 में। तो 1991 में ये समझो एक तरीके से औद्योगिक क्रांति तरीके से आई, जिसमें लाइसेंसिंग जो राज था उसको समाप्त कर दिया गया और विदेशी कंपनियों के लिए भारत में द्वार खोल दिए गए कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो और यहाँ पर अपना रोजगार सेटअप कर सकते हो और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा इस चीज से, ठीक है। तो इसमें जो है कुछ कुछ यहाँ पर पैरामीटर थे जिनमें लाइसेंसिंग अभी भी अनिवार्य थी, ठीक है। जैसे शराब, सिगरेट या खतरनाक रसायन, या फिर कपड़ा, स्टील और ऑटोमोबाइल, कृषि मशीनरी और ग्रामीण उत्पाद, कपड़ा प्रसंस्करण और हथकरघा उद्योग, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शराब, सिगरेट और खतरनाक रसायन। तो ये शराब, सिगरेट, खतरनाक रसायन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और भी कुछ यहाँ पर नई चीजें जो हुई हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नई औद्योगिक नीति जो कि 1991 में आई है, ध्यान रखना। इसमें जो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है, एलपीजी को अपनाया गया और अधिकांश उद्योगों को लाइसेंस मुक्त किया गया नई औद्योगिक नीति से 1991 वाली। उसके बाद नई शिक्षा नीति भी आई है। नई शिक्षा नीति अभी हमने जस्ट आपको बताया था, कमेंट करिएगा इसका आंसर भी कि नई शिक्षा नीति जो है वो किस समिति की सिफारिश पर आई थी। नई शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश पर आई थी, थोड़ा सा आपको यहाँ पर हिंट दे दे रहे हैं। का से करके कोई समिति थी, ठीक है, का से करके कुछ समिति थी, कमेंट करिए उसका आंसर। 2020 में 2020 में समिति आती है। शिक्षा प्रणाली में बदलाव, 5+3+4। देखो जैसे इसमें डीप में पूछा गया ना, इसमें डीप में पूछा गया कि किन श्रेणियों पर अभी भी लाइसेंसिंग अभी भी चालू है। ऐसे पूछा जाएगा कि अगर नई शिक्षा नीति 2020 में आई है तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। स्ट्रक्चर ध्यान रखना, 5+3, 5+3+3+4, 5 3 8 और फिर 8 के बाद में
3 11, उसके बाद में ये लास्ट के 4 साल, ये लास्ट के 4 साल दे रखा है। 5 पहले 10+2 चल रहा था, ठीक है, उस तरीके से अब ये 5+3+3+4 ये स्ट्रक्चर रहेगा। उच्च शिक्षा और कौशल विकास पर जोर, तो ये स्ट्रक्चर बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है नई शिक्षा नीति के लिए। आगे राष्ट्रीय वन नीति जो है वो 1988 में आई है। वन नीति जो है 1988 में आई है। देश का कुल क्षेत्रफल का कम से कम 30% जो है उस पर भाग पर वन आरक्षण रखना जरूरी है। 33%, इसका लक्ष्य क्या है कि टोटल जो देश की टोटल जो एरिया है उसका 30% भाग पर वन होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे पर्यावरण नीति, पर्यावरण नीति जो है वो 2006 में आई है। इसमें क्या है, पर्यावरण और विकास के बीच में क्या करना है, बैलेंस बनाकर चलना है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में बात करता है। राष्ट्रीय ऊर्जा नीति बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना 2017, ये 2017 की जो स्कीम आई है राष्ट्रीय नेशनल एनर्जी पॉलिसी, इसमें जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पर प्रमोट करा गया है, नवीकरण ऊर्जा को यहाँ पर प्रमोट किया गया है। ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये चीज हो जाती है। रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो नई ऊर्जा नीति, राष्ट्रीय ऊर्जा नीति जो आपकी लेटेस्ट वाली है उसके थ्रू 2017 डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद नई शिक्षा नीति बिल्कुल ध्यान रखना। 1988 वन नीति डेफिनेटली याद रखना, 33%, 33% ऐसे ध्यान रखना कि टोटल का 1/3, ठीक है, ऐसा ध्यान रखना 1/3 भाग, ठीक है, 1/3 भाग, वन जो है वो 1/3 भाग पर होने चाहिए, लगभग 33.33% बनता है। 1/3 भाग जो है वो 33.33% बनता है, तो लगभग 33% भाग पर वन होना चाहिए, ये यहाँ पर टारगेट लिया गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं, गांधी जी ने सन 1919 में किस ब्रिटिश अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की शुरुआत करी थी। 1919 का गांधी जी का आपको बताना है आंदोलन, ठीक है, जहां पर उन्होंने फैसला किया था जिसमें ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा की वकालत की गई थी। मतलब आप डीप देख रहे हो और सीधा ऐसा नहीं पूछ रहा है कि 1919 का जो है उनका कौन सा था, उसके अंदर वो डीप में नॉलेज भी पूछ रहा है, यानी गांधी जी के सारे आंदोलन पता होने चाहिए और किस आंदोलन में क्या मेन बात हुई है वो भी आपको ध्यान रखना होगा। पिट इंडिया एक्ट 1784, रोलेट एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, मार्लोमेंटी सुधार 1909। तो यहाँ पर जो है वो रोलेट एक्ट के विरुद्ध, रोलेट एक्ट 1919 के विरुद्ध जो है वो यहाँ पर इन्होंने क्या करा था, सत्याग्रह की शुरुआत करी गई थी। अब गांधी जी के जो है वो सत्याग्रह आप यहाँ पर देख लीजिए, उन्होंने किस किस तरीके से काम करा है उसको देखिए। सबसे पहले जो है वो उन्होंने चंपारण सत्याग्रह करा 1917 में। 1917 में इनका चंपारण सत्याग्रह हो गया, बिहार में चंपारण जिले में। यहाँ पर गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था। पहला सत्याग्रह गांधी जी का कौन सा था, चंपारण, जो कि 1917 में हुआ था, ठीक है। इसमें जो है वो 3 कठिया प्रणाली के लिए, 3 कठिया प्रणाली के लिए, और यहाँ पर ये नील की खेती से रिलेटेड है, किससे, नील की खेती से रिलेटेड है, और 3 कठिया प्रणाली से रिलेटेड गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो कि 1917 में चंपारण बिहार में हुआ था, ठीक। उसके बाद ध्यान रखना दूसरा इनका जो है वो खेड़ा 1918 में, 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में, ठीक है। तो फसल जब बर्बाद हो जाती है उसके बाद भी ब्रिटिश लोग जो है वो यहाँ पर क्या करते हैं, लगान यानी टैक्स मांगते हैं, ठीक है। तो इसी टैक्स वसूलने के खिलाफ जो है किसानों की लड़ाई में शामिल होते हैं और जीत भी जाते हैं और टैक्स माफ भी करवा लेते हैं। जब फसल बर्बाद हो गई तो टैक्स किस बात का, तो ये अहमदाबाद सॉरी गुजरात में इनका रहता है 1918 वाला। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है अहमदाबाद, नेक्स्ट जो है आपका आता है अहमदाबाद मिल मजदूर, सेम ही ईयर में, गुजरात का ही मामला है, सेम ही ईयर है। मिल मालिक और मजदूरों के बीच जो है वो प्लेग बोनस, ठीक है, बोनस को लेकर यहाँ पर विवाद होता है और पहली बार जो है इन्होंने हंगर स्ट्राइक करी, पहली बार जो है हंगर स्ट्राइक जो है 1918 में अहमदाबाद मिल वाले में हंगर स्ट्राइक करी और यहाँ पर मजदूरों को उनका हक दिलवाया, ठीक है, गांधी जी ने। तो ये हमें अब जिस हिसाब के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें हमें डिस्क्रिप्शन भी पढ़ना है। अभी तक तो हम ईयर से काम ले रहे थे कि जो आपका सबसे पहले 1917 में जो है सत्याग्रह चंपारण वाला हुआ है 1917 में, 1918 में जो है वो आपका अहमदाबाद मिल वाला हुआ है, 1918 में गुजरात वाला भी आपका हुआ है, ठीक है, खेड़ा। तो अब उससे बात नहीं बनेगी, अब हमें इसका डीप में भी जाना होगा। आगे बात करते हैं 1919 में, ये आपका 1919 में रोलेट एक्ट आता है, रोलेट एक्ट के विरोध में आता है ये बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का काला कानून, ठीक है। रोलेट एक्ट को क्या बोला गया, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का काला कानून, ठीक है। तो इसके खिलाफ जो है इनका रहता है, इस एक्ट में बिना मुकदमे की गिरफ्तारी और नजरबंदी की अनुमति देता है। तो इसी वजह से इसमें बोला गया बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील, यानी या जो एक्ट आया था रोलेट एक्ट, इसमें जो है बिना किसी मुकदमे के किसी की भी गिरफ्तारी हो जा रही थी और किसी का भी नजरबंद का मतलब है कि डिटेंशन, ठीक है, किसी का भी डिटेंशन करा जा सकता था इस एक्ट के थ्रू। मतलब
इस वजह से इसको बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का काला कानून बोल दिया गया। हालांकि अभी आप देखोगे फंडामेंटल राइट में भी आपका दे रखा है कि आपको 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट को पेश करना ही होगा। इवन अपने अपने जो है वो पसंद का वकील भी आप चुन सकते हो। तो ये चीज भी इस एक्ट से जाने वाली थी, इस वजह से इसका विरोध करा गया था 1919 में। ठीक है, रॉलेट एक्ट। आगे असहयोग आंदोलन गांधी जी का 1920 से 1922 तक चला। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्ण असहयोग, कंप्लीट नॉन कॉपरेशन और स्वदेशी, स्वदेशी अपनाना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, बॉयकॉट जो है फॉरेन गुड्स, तो यहाँ पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, ये किसमें था? ये आपका असहयोग आंदोलन में था। सन 1922 में ये जो है खत्म क्यों हो जाता है? क्योंकि चौरी चौरा जो है यहाँ पर कांड हो जाता है। चौरी चौरा कांड मतलब गोरखपुर में चौरी चौरा यहाँ पर जगह थी जहाँ पर पुलिस स्टेशन में 22 जवानों को भीड़ ने जिंदा जला दिया था, और गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। दैट्स वाई जो है यहाँ पर इस आंदोलन को रोक लिया जाता है और गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि वो वही लीड कर रहे थे इसको, और इस तरीके से ये आंदोलन खत्म हो जाता है। आगे बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो 1930 से 1934 तक नमक कानून तोड़ने के साथ में इसकी शुरुआत करी थी डांडी मार्च, कहां पर? गुजरात में। ठीक है, नमक कानून किसमें तोड़ा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत थी वो नमक कानून तोड़ने के साथ में हुई थी। ठीक है, यहीं पर उन्होंने दांडी मार्च निकाला था, साबरमती आश्रम से लगा करके समुद्र तक ये अपने 72 अनुयायियों के साथ में जाते हैं और नमक बनाते हैं, यानी बेसिकली जो रूल था उसको तोड़ते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ में इन्होंने इसको शुरुआत करी थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। आगे जो है वो आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो कि 1940 से चालू हुआ, 1940 से। यहाँ पर इसके पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। बेसिकली जो है इसमें क्या था? ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ सांकेतिक विरोध। ठीक है, तो गांधी जी का कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसमें सांकेतिक विरोध, यानी कि सिंबॉलिक प्रोटेस्ट? सिंबॉलिक प्रोटेस्ट रिलेटेड कौन था? तो आप बोलोगे व्यक्तिगत, यानी इंडिविजुअल सत्याग्रह, जो कि 1940 में चलाया गया था, और 1940 में ही अगस्त प्रस्ताव भी आया था। ठीक है, इसमें पहले जो इसके सत्याग्रही बने विनोबा भावे, जो दूसरे बने हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स जो है आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में होता है। इसी को अगस्त की क्रांति बोलते हैं। 1942 अगस्त की क्रांति इसको बोला जाता है। और यहाँ पर जो है वो करो या मरो का नारा इसी में दिया। किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, तो ये सारे जो आंदोलन थे इनको एक बार फिर से याद कर लेना। ठीक है, और इसी के साथ ही हमारी जो क्लास है वो खत्म होती है। एक बार जाते जाते फिर आपको बता दें कि अभी आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये इतना बड़ा अनाउंसमेंट है, इंडिपेंडेंस डे सेल है, जिसमें हमारे कोर्सेज के प्राइसेस जो है, यही सेम कोर्स फिर आपको बहुत ज़्यादा रेट पर मिलने वाला है। मतलब आप हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट के बैचेस को जो ऑलरेडी डिस्काउंटेड थे उसमें भी हमने डिस्काउंट कर दिया है। 699 रुपीज़ में कंप्लीट आपको बैच मिल जाएगा। अभी आप देख पा रहे होगे कि अलग अलग से जीएस का कोई भी क्वेश्चन आ जा रहा है, उसको हम पूरा जितना हो सकता है उतना हम यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हैं। लेकिन एक ये होता है कि हम सिर्फ सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, बारी बारी से सारी चीज़ों को थ्योरी कंप्लीट करेंगे। वो थ्योरी वाली चीज़ अगर आप मिस कर रहे हो कहीं ना कहीं, अगर नहीं आपने कंप्लीट करी है, तो फिर डेफिनेटली आपको एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अगर थ्योरी के साथ में आप ये पीवाईक्यू सेशन ले रहे हो तो बेस्ट है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। सिलेक्शन आपका बोलेगा, एग्जाम में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, खुद ही अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा एंड खुद ही आप मैसेज करोगे, जैसे अदर बच्चे भी मैसेज करके बताते हैं, सर मजा आ गया। ठीक है, तो वही सेम चीज आपके साथ भी होने वाली है, बस बहुत ज्यादा यहाँ पर प्राइजेस नहीं रखे गए हैं। कंप्लीट ये बैच मिल जाएगा जिसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, जीएस के सारे सब्जेक्ट, कंप्यूटर हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। ठीक है, 15 महीने की कंप्लीट आपको यहाँ पर वैलिडिटी मिलेगी। प्ले स्टोर पर जाइए, एजुकेशन मसाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस बैच में एनरोल कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा लैब टेक्नीशियन वाला है तो उसको अलग से नॉन टेक्निकल वाला बैच लेने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, अगर लैब टेक्नीशियन का अगर आप पेपर देना चाहते हो तो अभी सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस चल रहा है 1499 रुपीज में। आपको यही हमारा जो नॉन टेक्निकल वाला बैच दिखाया वो बैच, टेक्निकल का ये बैच, टेस्ट सीरीज और 5000 क्वेश्चंस की जो आपकी ई बुक है, सब कुछ आपको इसी 1499 रुपीज में मिल जाएगा। ठीक है, 15 महीनों की वैलिडिटी के साथ में। और ये ऑफर जो है वो सिर्फ 15 अगस्त तक ही वैलिड है। तो फटाफट से जाइए प्ले स्टोर पे एजुकेशन मसाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस बैच में एनरोल कर लीजिएगा। और इसी के साथ ही हमारी ये जीएस की जो क्लास होती है वो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।